प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भारत के एक महान व्यक्तित्व श्री अरविंदो घोष के जीवन इतिहास से आपका परिचय करवाऊंगा। अरविंद घोष भारत के एक महान दार्शनिक हुए। आज के इस लेक्चर में हम अरविंद घोष के बचपन, उनकी प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उनके वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, उनकी सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, उनकी रचनाएं, उनके लेख, उनके भाषण इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आज हम अरविंद घोष के लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानें। अरविंद घोष को भारत का एक महान राष्ट्रवादी, देशभक्त, कवि, सामाजिक, राजनीतिक व आध्यात्मिक चिंतक माना जाता है। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को बंगाल प्रांत के कलकत्ता नगर में हुआ। उनके पिताजी डॉक्टर कृष्णधन घोष कोलकाता के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक थे। उन्होंने इंग्लैंड की अबरडीन विश्वविद्यालय से चिकित्सा विज्ञान में शिक्षा ग्रहण की। इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण के दौरान उनके पिताजी पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति से काफ़ी प्रभावित हुए। डॉक्टर घोष ने अपने पुत्र को भी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए बचपन में ही इंग्लैंड भेज दिया। अरविंद घोष इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान कई विद्वानों के संपर्क में आए। इंग्लैंड में अरविंद घोष ने अंग्रेजी भाषा के साथ साथ फ्रांसीसी, यूनानी, जर्मन और लैटिन भाषाओं का भी अध्ययन किया। इसी दौरान अरविंद घोष बहुत सारी क्रांतिकारी संस्थाओं से भी जुड़ गए। इंग्लैंड प्रवास के दौरान ही उनकी अनेक भारतीय क्रांतिकारियों से मुलाकात होती है। कैम्ब्रिज में अध्ययन के दौरान वो भारतीय मजलिस नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बने। इस संस्था में रहकर अरविंद घोष ने ब्रिटिश साम्राज्य की कुटिल चालों को समझा और भारतीय राष्ट्रवाद की ओर उनका मन प्रवृत्त हुआ। इसी समय वे देश की आज़ादी के लिए गठित एक अन्य क्रांतिकारी संस्था लोटस एंड डैगर के संपर्क में आए। इस संस्था के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया। इसी दौरान वो पत्र व्यवहार के द्वारा अपने पिताजी के संपर्क में भी रहे। उनके पिताजी ने भारत में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पत्रिका बंगाली में अंकित उग्र लेखों को अरविंद घोष के पास भेजा। ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों व दमन से संबंधित लेखों को पढ़कर अरविंद घोष और ज़्यादा उग्र राष्ट्रवादी बन गए। एजुकेशन प्राप्त करने के बाद अरविंद घोष ने बड़ौदा स्टेट के तत्कालीन महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ से उनसे संपर्क हुआ और सयाजी राव गायकवाड़ ने अरविंद घोष की योग्यता एवं राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित होकर के अपने राज्य में सेवा प्रदान करने का निमंत्रण दिया। अरविंद घोष ने 1893 में भारत आकर महाराजा के राज्य में नौकरी का निमंत्रण स्वीकार किया। उन्होंने भूमि बंदोबस्त, राजस्व, लैंड सेटलमेंट एंड सचिवालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया। इसके बाद अरविंद घोष ने भारत में आकर भारतीय भाषाओं संस्कृत, मराठी और गुजराती का अध्ययन किया। भारत के इतिहास, संस्कृति व दर्शन को समझने के लिए उन्होंने महर्षि वाल्मीकि, कालिदास व अन्य भारतीय विद्वानों, इसमें रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी
इत्यादि की रचनाओं का भी अध्ययन किया, चिंतन मनन किया। भारतीय दर्शन में रुचि के कारण उन्होंने विष्णु भास्कर लेले को अपना गुरु धारण किया। विष्णु भास्कर की शिक्षाओं ने उनमें आध्यात्मिक रुचि और लगन पैदा की। बड़ौदा रियासत में नौकरी के दौरान ही उन्होंने देशभक्ति की भावना का संचार हुआ, लेकिन नौकरी करते समय वे खुलकर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं कर सकते थे। इसलिए घोष ने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और नौकरी को इस संघर्ष में अवरुद्ध मान करके उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लेने के लिए 1905 में नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने देशभक्ति के बारे में लिखना आरंभ किया। इसके पश्चात उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों और कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक कारणों को आधार बना करके बंगाल का विभाजन कर दिया। पूरे देश में ब्रिटिश सरकार की सांप्रदायिक नीति की आलोचना की गई और सरकार के विरुद्ध भंग आंदोलन चलाया गया। 1906 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के संपर्क में आए। घोष ने सभी उग्र राष्ट्रवादियों को ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया। घोष का मानना था कि भारतीयों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार दमन की नीति अपनाती है तो भारतीयों को सरकार की शिक्षा नीति निष्क्रिय प्रतिरोध को अपनाने पर बल दिया जाना चाहिए। 1906 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में स्वराज संबंधित प्रस्ताव को बाहर करने की रणनीति अपनाई। 1907 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाला लाजपत राय की जगह रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और कांग्रेस का अधिवेशन भी नागपुर की बजाय सूरत में रखा। इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए बाल गंगाधर तिलक के साथ साथ अरविंद घोष ने भी योगदान दिया। अरविंद घोष इंडियन नेशनल कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की हमेशा आलोचना करते थे। उनका मानना था कि कांग्रेस द्वारा अपनाए गए संवैधानिक साधन बहुत ही निंदनीय हैं और भारत की आज़ादी के लिए इन साधनों को सफल नहीं बनाया जा सकता। अरविंद घोष ने उदारवादी कांग्रेसी नेताओं को कहा कि अंग्रेजों की सद्भावना व न्यायप्रियता में विश्वास न रखें, बल्कि अन्याय व अत्याचार का डटकर मुकाबला करें। अरविंद घोष ने क्रांतिकारी पत्रिका हिंदू प्रकाश के लेखों के माध्यम से भी कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की कड़ी आलोचना की। अरविंद घोष ने विपिन चंद्र पाल की पत्रिका वंदे मातरम में भी क्रांतिकारी विचारों का उल्लेख किया। ब्रिटिश सरकार ने इस पत्रिका के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की और 6 दिसंबर 1907 को उन्होंने बंगाल के गवर्नर को बम के द्वारा उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वे इस प्रयास में सफल नहीं हो सके। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में भेज दिया। 1909 में वे जेल से बाहर आए। इसके बाद अरविंद घोष ने धर्म और कर्मयोगी पत्रिकाओं के माध्यम से अपना लेखन कार्य जारी रखा। 1910 में उनका राजनीतिक झुकाव आध्यात्मिकता में बदल गया। घोष ने राजनीति से संन्यास लेकर शेष जीवन पांडिचेरी, जो वर्तमान समय में यूनियन टेरिटरी है, संघीय क्षेत्र, वहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की और आध्यात्मिकता का जीवन आरंभ किया। अरविंद घोष ने भारत के लोगों में आध्यात्मिकता की जागृति के लिए योगी का जीवन व्यतीत किया। 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में इस महान राष्ट्रवादी एवं आध्यात्मिक नेता का निधन हो गया। ये पांडिचेरी स्थित वर्तमान समय में आध्यात्मिकता का जो केंद्र है, उसका आश्रम का एक फाइल फोटो है। अरविंद घोष का मुख्य रूप से जो रचनाएं थी, उसमें पहली रचना दैवीय जीवन है, द लाइफ डिवाइन। दूसरी रचना है
गीता पर निबंध ऐसे ऑन गीता। तीसरा है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। ये उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें उन्होंने पूरे विश्व के सभी लोगों में एकता के आदर्श स्थापित करने के लिए इस पुस्तक के माध्यम से प्रयास किया है। चौथी रचना है योग के आधार। पांचवी मानव चक्र द ह्यूमन साइकिल। छठा द रिडल ऑफ द वर्ल्ड संसार की पहेली। सातवां भारतीय संस्कृति की प्रतिरक्षा डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर। और आठवां भारत का पुनर्जागरण। और नौवां है सावित्री, जो सत्यवान सावित्री पर लिखा हुआ अरविंद घोष का एक महाकाव्य है जिसमें सत्य की, न्याय की, कर्मों की, आत्मविश्वास की एक महाकाव्य जो है अरविंद घोष ने बनाया। तो अरविंद घोष का जो जीवन संघर्ष है वो भारत के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा का स्रोत रहा है, क्योंकि वो भारत के एक महान राजनीतिक दार्शनिक हुए। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के क्रांतिकारी संगठनों में भाग लिया। आजीवन वो आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। हालांकि बाद के वर्षों में उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हो गया था, लेकिन अपना जीवन संघर्ष जो है उन्होंने भारत के लोगों को जागरूक करने में, प्रेरित करने में हमेशा जारी रखा। तो अरविंद घोष के जीवन परिचय, उनके जीवन इतिहास से संबंधित आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।